जो पिछला क्लास था प्रॉब्लम का, उसमें मैंने लास्ट में एक प्रॉब्लम आपको दिया था। आई डोंट नो आप में से कितनों से बना है। चलिए देखते हैं, उसी प्रॉब्लम से आज शुरू करते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम था वो कुछ इस तरह से था। ए पॉइंट P moves on the line 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 if q 1 4 and r 3 minus 2 are fixed points, then the locus of the centroid of triangle PQR is a line A with slope 2/3, B with slope 3/2, C parallel to y axis and D parallel to x axis। इन चारों में से एक आपका सही उत्तर है। प्रॉब्लम जो है ये जेई मेंस 2019 का है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये लोकस से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है। लोकस का इक्वेशन हमें एक तरह से निकालना है सेंट्रॉइड के। अब सबसे पहली चीज, लोकस के प्रॉब्लम्स आसान नहीं होते हैं। ये भले ही आसानी से बनने वाला है, बट लोकस के प्रॉब्लम कभी भी आसान नहीं होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में लोकस के प्रॉब्लम टफेस्ट प्रॉब्लम्स में माने जाते हैं और होते भी हैं एक्चुअली, क्योंकि लोकस में बहुत कुछ आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। क्योंकि लोकस में आपको जो भी आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़ा होता है ना, उन सब की जानकारी चाहिए होती है कई बार। सो दैट इज द रीजन व्हाई फाइंडिंग लोकस इज नॉट एन ईजी थिंग। तो किस तरह से ईजी होता है, किस तरह से एग्जाम में जल्दी हम बना सकते हैं लोकस के प्रॉब्लम्स को? डेफिनेटली बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम कह रहा है सबसे पहले कि एक लाइन है आपके पास, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ऑरिजिन है, ये लाइन है, गिवन लाइन है। इसी लाइन पे ये पॉइंट P है जो कि मूविंग पॉइंट है। और मूविंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले तो लोकस का डेफिनेशन क्या होता है मैंने आपको बताया है पहले के ही, जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री शुरू किया था उसी समय मैंने आपको लोकस बताया था। तो व्हेन ए पॉइंट मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशन और कंडीशंस, देन द पाथ इट ट्रेसेस आउट is called the locus of that point, ठीक है। जब कोई पॉइंट किसी सर्टेन कंडीशन या कंडीशंस के अकॉर्डिंग मूव करता है और वो मूव करते समय जो पाथ ट्रेस करता है, छोड़ता जाता है, उसी पाथ को कहा जाता है उस पॉइंट का लोकस। और उस पाथ के, जिसे हम कह सकते हैं उस कर्व का जो इक्वेशन होता है, उसे कहते हैं इक्वेशन टू द लोकस। और चूंकि वो इक्वेशन उस कर्व का है, इसीलिए उस कर्व के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लोकस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड करेंट कोऑर्डिनेट्स। जो मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम करेंट कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में जो हम एक्स और वाई देखते हैं ना, अभी जैसे हम अभी एनालिटिकल जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो हम एक्स और वाई देख रहे हैं, वो एक्स और वाई एक्चुअली करेंट कोऑर्डिनेट्स है उस पर्टिकुलर लोकस का, जिस लोकस का वो इक्वेशन होता है, ठीक है। करेंट कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी भी मूविंग पॉइंट का
कोऑर्डिनेट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको करंट कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए तो एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं ना, वेरी करता रहता है, ठीक है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस। नाउ सबसे पहले तो ये एक लाइन है, इस लाइन से आपको क्या दिख रहा है, इस लाइन का स्लोप क्या है, पहले ये बताइए। स्लोप डेफिनेटली इस लाइन का पॉजिटिव है, राइट? यस, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज पॉजिटिव, वेरी गुड। इसी को y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आप लिख के देख लीजिए, पॉजिटिव आएगा, 2/3 आएगा स्लोप इस लाइन का। नाउ अगर y 0 रखेंगे तो x मेरा कितना आएगा, x आएगा मेरा -2, मान लेते हैं यहां पे -2 और 0 है। अगर x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा आपका 4/3, मान लेते हैं यहां पे कहीं पे 4/3 है। So the line is like this. ये आपका लाइन हो गया, गिवन लाइन, ठीक है। नाउ अब कह रहा है कि Q1 4 और R3 - 2 आर फिक्स्ड पॉइंट्स, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। अब P जो है कोई मूविंग पॉइंट है, मान लेते हैं इसी लाइन पे P यहां पे कोई मूविंग पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम कर लिया कि H और K है। डेफिनेटली H एंड K आर करेंट कोऑर्डिनेट्स, याद रखिएगा ये करेंट कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि ये मूविंग पॉइंट है, H और K फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। Q फिक्स्ड पॉइंट है, मान लेते हैं Q यहां पे कहीं पे होगा, इस जगह पे Q 1 और 4, और R है मेरा 3 और -2, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा, मान लेते हैं यहां पे R है, ठीक है, 3 और -2। सो इसको ज्वाइन करेंगे और यहां से इसको ज्वाइन करेंगे और यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, तो हमें एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा PQR। इसी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस फाइंड करना है, यानी कि सेंट्रॉइड इस ट्राइंगल का जिस तरह से मूव करेगा और वो जो लोकस बनाएगा, जो कर्व बनाएगा या जो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, उसी का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनफैक्ट प्रूफ करना है कि क्या वो जो लोकस होगा, मतलब क्या वो सेंट्रॉइड इस तरह से मूव करेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जिसका स्लोप ये होगा या ये होगा, या फिर इस तरह का लाइन होगा या फिर इस तरह का लाइन होगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई लोकस तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा सेंट्रॉइड का, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में से ही ऑप्शन है, ओके। अब आज ही के जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या होता है किसी ट्राइंगल का, किस तरह से उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। अब यहां पे सेंट्रॉइड की बात हो रही है, मान लेते हैं ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल PQR, और इस सेंट्रॉइड को हम नाम देते हैं कुछ, PQR हो गया, यहां पे नाम देते हैं इसको K, और इस नहीं, K तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि K यहां का कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिया है, K मत दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप S, ठीक है। S का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A और B है। अगेन A and B आर द करेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड S, दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। चलिए भाई, करेंट कोऑर्डिनेट्स है, अब हम क्या कर सकते हैं यहां से, बड़ा ही आसान है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो आप निकाल सकते हैं, तो A इज इक्वल टू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, पिछले क्लास में ही, जस्ट वही क्लास कंटिन्यू मैं कर रहा हूं, उस क्लास को मैंने जानबूझ के अलग अपलोड किया और इसको अलग अपलोड करने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने बताया सेंट्रॉइड किसी ट्राइंगल का क्या होता है, जैसे कि यहां पे जो x कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का, यानी कि A, वो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स h प्लस 1 प्लस 3, 4/3, दैट इंप्लाइज A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माफ करिएगा, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, H इज इक्वल टू क्या होगा 3A - 4, वेरी गुड, हो गया काम। उसी तरह से सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, K प्लस 4 - 2, यानी कि K प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इंप्लाइज K इज इक्वल टू 3B - 2, सही है ना। गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, गिवन लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स
अब P जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, भले ही मूविंग पॉइंट है बट लाई तो इसी लाइन पे कर रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है P का, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, भले P कहीं भी रहे इस लाइन पे, जहां भी रहेगा इस लाइन पे, चूंकि ये इसी लाइन का इक्वेशन है, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P is always satisfy this equation. That means 2h minus 3k plus 4 is equal to 0. 2h के जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये 3a minus 4 minus 3 और k के जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 3b minus 2 plus 4 is equal to 0. 3 2 जा 6a minus 8 minus 9b plus 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 6a माइनस 9b, 10 में से 8 गया तो 2 इज इक्वल टू 0. नाउ अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लाइन देखिए, और चूंकि P इसी लाइन पे लाई कर रहा था, इसी लाइन पे, तो P का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा था, H और K. H और K करेंट कोऑर्डिनेट्स था, तो हम डेफिनेटली H और K के जगह X और Y यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और यही इक्वेशन हमें मिल जाएगा. नाउ ये ऐसा इक्वेशन है जिसपे A और B है, और A और B किसका कोऑर्डिनेट है, सेंट्रॉइड का, एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर द करेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड. मतलब A और V वैरी कर रहा है, A और V डेफिनेटली इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है. A x कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का, B y कोऑर्डिनेट है, तो A और B के जगह हम x और y सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. दैट इंप्लाइज 6x माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू 6 बाई 9x प्लस 2 बाई 9. 3 से इसको 2 बार में, इसको 3 बार में. y इज इक्वल टू mx प्लस c. m कितना है, 2 बाई 3, और ये डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन है. भाई x और y के फर्स्ट डिग्री का ये इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन ही है, और इसका स्लोप कितना आया, 2/3. सो जो लोकस होगा सेंट्रॉइड का वो क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका 2/3 स्लोप होगा. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ. शुरू में ना प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करिए, ठीक है, टाइम लगे तो लगे, सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए. ठीक है, आज एक मैं एडवांस का प्रॉब्लम लूंगा, एडवांस नहीं मतलब 2002 का एक प्रॉब्लम है, वो 5 मार्क्स का, जो कि IIT जेई में पूछा गया था. उस समय जेई और मेंस 2 एग्जाम नहीं होते थे, तो मुझे याद है कि जब मैं लगभग 2014 या 15 में जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, तो प्रॉब्लम सिंपल था, लेकिन मुझे उस प्रॉब्लम में मैंने बहुत टाइम दिया था, लगभग 2-3 घंटे बाद उस प्रॉब्लम को बनाया था मैंने, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सॉल्यूशन देखने की जल्दी. बहुत रेयरली मैं देखता हूँ, भले किसी प्रॉब्लम में मुझे टाइम लगे, आई जस्ट वॉन्टेड टू सॉल्व इट बाई माई सेल्फ. और वही आपको भी करना चाहिए. शुरू में ना प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे, जब तक उस प्रॉब्लम पे एकदम हार नहीं जाइए कि नहीं अब मेरे से ये नहीं बन रहा है, उसके बाद ही सॉल्यूशन ट्राई करिए देखने का या कहीं से. अदरवाइज ट्राई टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अप्लाई वॉट एवर यू हैव लर्न बिफोर दैट प्रॉब्लम, whatever theorems and all the things that you have learned to solve that problem, just apply all those theorems. ठीक है, एक एक थ्योरम वहां पे अप्लाई करिए जो आप कर सकते हैं. उसके बाद जब नहीं बने तो तब आप जाइए सॉल्यूशन पे या कहीं से हेल्प लीजिए. ठीक है, सो दैट इज द वे. शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो फास्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली. और याद रखिएगा, जब प्रॉब्लम आपसे बनेगा ना, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो आप वो टाइम मैनेज कर लेंगे. हो सकता है कोई, जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ, कोई 30 सेकंड में बनाए, आप हो सकता है 2 मिनट में बनाएंगे. लेकिन चूंकि आपको सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो आप टाइम मैनेज करते जाएंगे. आपको बीच में डेफिनेटली आपके लिए भी वैसा प्रॉब्लम मिलेगा जो आप बहुत जल्दी बनाएंगे.
तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स आराम से बनाए जाते हैं। ये नहीं कि मशीन की तरह रटा हुआ है फॉर्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम बनाते जाए, फिर आप कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर मैथ्स को आप सीरियस ले रहे हो, फिजिक्स को सीरियस ले रहे हो, तो यू हैव टू गिव टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, समझ के। और जब कोई प्रॉब्लम समझ के आप बनाते हैं ना, तो वो फिर आप भूलते नहीं है। चलिए अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। ये 2018 मेंस का है। ये प्रॉब्लम है कि ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट 2 3, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट 2 3 intersects the coordinate axis, intersects the coordinate axis at distinct points, at distinct points P and Q, P and Q. If O is the origin, if O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, then the locus of R is, A 3x plus 2y is equal to 6, B 3x plus 2y is equal to xy, C, माफ करिएगा 2 जो ऑप्शन है हमारा, जो B है ऑप्शन वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू xy, C है 3x प्लस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली लाइट कट गई थी और जो वोल्टेज था वो एकदम डिम हो गया था, तो मुझे क्लास यहीं पे रोकना पड़ गया, सॉरी फॉर दैट। अब मेरे पास अभी उतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि मैं उस सिचुएशन में भी क्लास कर पाऊँ, सो थोड़ा सा मैनेज करिएगा अभी। चलिए, जो इसमें डी ऑप्शन था वो था हमारा, कहाँ गया, हाँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6xy। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट 2 3 इंटरसेप्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q, x और y एक्सिस को P और Q पे रेस्पेक्टिवली ये कट कर रहा है, ठीक है। इफ O इज द ओरिजिन एंड द रेक्टेंगल OPRQ इज कंप्लीटेड, देन द लोकस ऑफ R इज व्हाट। चलिए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। OPRQ, अब एक चीज देखिएगा, PQ डेफिनेटली ये जो डायगोनल है 2 और 3 जो है इसी डायगोनल पे कहीं पे होगा, मान लेते हैं यहां पे है 2 और 3। P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A और 0 और Q का कोऑर्डिनेट 0 और B। डेफिनेटली P x एक्सिस पे होगा और Q y एक्सिस पे होगा। ऑरिजिन है तो ये 0 और 0 होगा। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, OP जो है आप देख सकते हैं कि OP का स्लोप क्या है। OP डेफिनेटली एक ऐसा लाइन है जो कि एकदम x एक्सिस के पैरेलल में है, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल में है। इनफैक्ट x एक्सिस वाला ही लाइन OP x एक्सिस के तरफ ही है, उसी तरफ है, उसी लाइन पे है, x एक्सिस के तरफ ही। और OQ जो है ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि y एक्सिस वाले लाइन के तरफ ही है, ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए। आप स्लोप देखिए दोनों का, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होता है, बराबर भी होता है, पैरेलल भी होता है। ये कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा, दोनों की दूरी सेम होगी, रेक्टेंगल है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी, यानी कि आर का कोऑर्डिनेट हो गया ए और बी। नाउ जो इक्वेशन होगा पी क्यू का वो क्या होगा, पी क्यू जो है एक्स एक्सिस को ए और 0 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को 0 और बी पे कट कर रहा है, यानी कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। दैट मीन्स, अब चूंकि 2 और 3 इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, पी क्यू पे ही लाइन लाई कर रहे हैं, यानी कि x के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2p, y के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 3a इज इक्वल टू ए बी। नाउ a और b किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट r का ही लोकस पूछा जा रहा है, तो a और b के जगह हम x और y कर देंगे, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू xy। कहीं है ये ऑप्शन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने देखा। अब मैंने क्यों कहा शुरू में कि लोकस के प्रॉब्लम टफ होते हैं, क्योंकि अब देखिए यहां पे आपका पूरी तरह से इंजेन्युइटी काम करता है, कोई फॉर्मूला कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए लोकस का। उसके बाद सारे जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो आपको याद होना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा उन सबको आपको लगा के देखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये देखिए ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। लेट k बी एन इंटीजर such that the triangle with vertices k minus 3k, 5k and minus k2 has area 28 स्क्वायर यूनिट्स। जो पिछला क्वेश्चन था वो जेई 2018 मेंस का था, अभी जो रेक्टेंगल वाला प्रॉब्लम था तो उसमें सामने आप लिख लीजिएगा यूनिट्स। देन the orthocenter of this triangle this triangle is at the point A 2 minus 1 by 2, B 1 3 by 4, C 1 minus 3 by 4 and D 2 1 by 2। ऑफ कोर्स 1 करेक्ट ऑप्शन है इन चारों में से। 2017 मेंस का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना। जैसा कि मैंने आपको आज जब ऑर्थो सेंटर में बता रहा था तो आपको मैंने कहा था कि ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का कोई स्पेशल कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, उसको आपको अपने तरीके से फाइंड करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। ऑर्थो सेंटर ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी। ए का अभी कोऑर्डिनेट में बाद में यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है,
क्यों करूंगा बाद में वो मैं बता रहा हूं। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे तीनों वर्टिसेस से जो ऑपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं वो तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मीट होते हैं वही ऑर्थो सेंटर होता है किसी ट्राइंगल का। चलिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। ये AD, ये CE, अगर AD मेरा परपेंडिकुलर है BC पे, CE परपेंडिकुलर है AB पे, तो हमें यहां से जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना है उसकी जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि इन दोनों का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, दैट्स इट। चलिए अब लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि K इंटीजर है और ये जो ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस इस तरह से दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का एरिया 28 स्क्वायर यूनिट्स है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी ट्राइंगल का एरिया यही होता है, ठीक है। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, याद रखिए, याद करिए, वो जाके देखना होगा आपको वहां पे, ठीक है। K 5 माइनस K माइनस 3K K 2 1 1 1, कोऑर्डिनेट अगर सही लिखा है ना मैंने, एक बार मिला लूं नहीं तो पता चला कि K माइनस 3K 5 और K और माइनस K और 2, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया है हमारा 28 स्क्वायर यूनिट्स। वेरी गुड। K इस कॉलम को और इस रो को ढक लेंगे, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि K माइनस 2, ठीक है, प्लस 3K, माइनस पहले से होता है और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 3K, इस कॉलम को और इस रो को ढक लेंगे, 5 माइनस K 1 1, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस K माइनस 1, इस कॉलम को और इस रो को ढक लेंगे, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 28। K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 15K प्लस 3K स्क्वायर माइनस 10 प्लस माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ये K स्क्वायर और ये K स्क्वायर खत्म हो गया, ओके। 3K स्क्वायर 15 में से 2 गया तो 13, 15 में से 2 गया तो प्लस 13K और ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 38 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब कुछ सही है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं है कहीं पे। K माइनस 2, ठीक है, देखते हैं गड़बड़ होगा तो फिर से करेंगे, क्या कर सकते हैं। 38 3 24 114 19 और 6, फैक्टराइज करना तो आपको पता ही होगा। 19K माइनस 6K माइनस 38 इज इक्वल टू 0, यहां से K कॉमन लेंगे, 3K प्लस 19 माइनस यहां से 2 कॉमन लेंगे, 3K प्लस 19 इज इक्वल टू 0, इसलिए K माइनस 2 इंटू 3K प्लस 19 इज इक्वल टू 0, इसलिए K इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसको जब 0 से बराबर करेंगे तो K इज इक्वल टू माइनस 19/3 आएगा, और बट K इंटीजर है तो हमें K का ये वैल्यू लेना है, ठीक है। अब A का कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा, 2 और माइनस 6, ठीक है ना। K इज इक्वल टू 2 यहां पे रख दिया मैंने K के जगह, ठीक है, तो 2 और माइनस 6। B का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 5 और 2। C का कोऑर्डिनेट माइनस 2 और 2, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, अब कुछ नहीं करना है भाई, अब कोई वैसी बात ही नहीं है जो कि हमें, देखिए इसको भी मैंने इरेज कर दिया। B का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 5 और 2, ठीक है। अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है।
ए बी का स्लोप कितना होता है? ए बी का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -6 - 2 y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 और 2 - 5 दैट मीन्स -8/-3 यानी कि 8/3। ठीक है ना? -6 - 2 और ठीक है, ये भी सही है। आपको एक्चुअली में करना थोड़ा उल्टे तरफ से चाहिए था। y2 - y1 होता है तो 2 + 6 ऐसा और डिवाइडेड बाई आपको 5 - 2 करना चाहिए था। फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात होगी। ठीक है, लेकिन इस तरह से करना चाहिए। चलिए, सो 8/3 स्लोप आ गया ए बी का। अब जब दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों लाइंस का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। सीई जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए स्लोप ऑफ सीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/8 होगा ना? सिमिलरली ऑल्सो स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? अगेन 0 हो जाएगा। ये 2 - 2 0, ऊपर में 0 हो गया, नीचे में कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है? तो बीसी का स्लोप कितना हो गया? 0 हो गया। अब बीसी का स्लोप 0 हो गया, इसका क्या मतलब है? एडी का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, सबसे पहले तो सीई का स्लोप हमें पता है और सीई एक इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, तो सीई का इक्वेशन कितना होगा हमारा? y - 2 इज इक्वल टू इसका स्लोप यानी कि -3/8 इंटू x + 2। ठीक है, कोई लाइन जो कि किसी एक पॉइंट से पास करे, आपको पता है क्या होता है। 8y - 16 इज इक्वल टू -3x - 6 दैट इंप्लाइज 3x + 8y, ये 6 इधर आएगा, हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब देखिए BC का स्लोप हमारा 0 आ रहा है। BC का स्लोप 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब AD का स्लोप क्या होगा? ध्यान दीजिए जरा। मान लीजिए M ये AD का स्लोप है इनटू ये M BC का स्लोप है -1। अब BC का स्लोप कितना है? BC का स्लोप कितना है? 0। इसलिए AD का स्लोप तो भाई इंफिनिटी के तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? इंफिनिटी के तरफ जा रहा है। तो इसका इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? इसका इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, AD का इक्वेशन क्या होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, AD का इक्वेशन क्या होगा? AD इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, तो AD का इक्वेशन होगा y + 6 इज इक्वल टू m, यानी कि इसका स्लोप मान लेते हैं MAD इंटू x - 2। अब ये इंफिनिटी है भाई, ये कितना है? इंफिनिटी है। ठीक है, इंफिनिटी है, तो अब ये स्लोप के नीचे जो भी होगा डिनोमिनेटर में वो तो 0 होगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहां पे -1/0 है MAD। तो यहां पे आपको सिंपली क्या करना है कि -1/0 सब्स्टिट्यूट करना है और यहां पे x - 2 लिखना है और 0 को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स -x + 2 इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। दैट मीन्स AD का जो इक्वेशन है वो आ गया x = 2। अब AD का इक्वेशन x = 2 है और CE का इक्वेशन ये वाला है। अब x = 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें y क्या मिल जाएगा? 3 × 2 + 8y - 10 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 8y इज इक्वल टू -10 + 6 क्या होगा? -4, इधर जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। y इज इक्वल टू 1/2। तो x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का AD और CE का, और y कोऑर्डिनेट 1/2 हो गया। D इज द आंसर।
समझा आपने क्या किया? मैंने AD का इक्वेशन निकाल लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, मैंने CE का इक्वेशन यहाँ पे निकाल लिया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, वही तो ऑर्थो सेंटर होगा। तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा यहाँ पे 2 आ ही गया, इसी 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया, और यही x और यही y तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड दिस इज द ऑर्थो सेंटर। सो 2n - 2 इज द राइट आंसर। माफ करिएगा, 2 और 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई? अगर हुआ हो तो मेरे से पूछिएगा दोबारा। अब जब भी याद रखिएगा, जब भी इस तरह का स्लोप आए ना तो आपको इस पूरे फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है? फिर यहां से इस तरह करके आप बना लेंगे। चलिए now let's solve the problem that I'm talking about initially। 2002 का ये प्रॉब्लम है, 5 नंबर का। A straight line L through the origin meets the line x plus y is equal to 1 and x plus y is equal to 3 at P and Q, ठीक है, respectively through P and Q, two straight lines L1 and L2 are drawn parallel to 2x minus 5 is equal to 5 and 3x plus y is equal to 5 respectively. Lines L1 and L2 intersect at R, show that the locus of R as L varies is a straight line। ये प्रॉब्लम है IIT JE 2002 5 मार्क्स का। चलिए बनाते हैं इसको, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर लाइट बस ना कटे। ओके, a straight line L through the origin meets the line x plus y is equal to 1 and x plus y is equal to 3 at P and Q। इसको मिटा दूं, चलिए, सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस x y, एक स्ट्रेट लाइन है L जो कि ऑरिजिन से मीट करता है, थ्रू द ऑरिजिन मीट करता है इस लाइन को और इस लाइन को। साफ साफ है कि जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाला लाइन है वो यहां पे होगा इस तरह से, ये तीन तो ठीक है, और एक लाइन है ये वाला, एक और एक पे।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कोऑर्डिनेट ही लिख देते हैं, क्यों, ये हो गया, चलिए 1, ये 1, ये कोऑर्डिनेट आपका साफ साफ है कि 0 और 1 है, ये कोऑर्डिनेट 0 और 3 है, ये कोऑर्डिनेट 3 और 0 है, और ये कोऑर्डिनेट 1 और 0 है। दिस इज द ऑरिजिन। अब एक स्ट्रेट लाइन L है जो कि ऑरिजिन से होके इन दोनों लाइंस को मीट करता है। ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये लाइन है हमारा जो ऑरिजिन से चलता है, P पे इसको मीट करता है और Q पे इसको मीट करता है। P एंड थ्रू P एंड Q लिखिएगा इसको, ठीक है। नाउ अब दो स्ट्रेट लाइंस P और Q से खींचे जाते हैं, L1 और L2, जहां की L1 जो है इस वाले लाइन के पैरेलल होता है। सबसे पहले ये लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 2x माइनस 5y है क्या, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, क्षमा करिएगा मुझे भाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, कहाँ गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ओके। अब ठीक है क्वेश्चन एकदम। नाउ L1 इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो ये लाइन कैसा होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 2 होगा, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लाइन x और y को कहां कहां काटेगा। जब y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5/2 आएगा, 5/2 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, ये मान लेते हैं 2 है, तो यहां पे रहेगा, इस पॉइंट से होते हुए ये क्रॉस करेगा और स्लोप पॉजिटिव है, गुड। ज्यादा कुछ हम नहीं देखते हैं, इस लाइन को पहले y पे कहां इंटरसेक्ट करेगा वो भी हमें पता चल जाएगा। x को 0 रखेंगे तो y कितना होगा, y कितना होगा, y होगा -5, मान लेते हैं कि यहां पे -5 है, और ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस तरह से आगे बढ़ा देता हूं। ये कौन सा लाइन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब P से एक लाइन पहले L1 ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन के पैरेलल है, मान लेते हैं कि इस तरह से ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया पैरेलल, ये है L1, ठीक है। और Q से एक लाइन ड्रॉ करेंगे L2 जो कि इस लाइन के पैरेलल है। अब ये कैसा लाइन है भाई, इसको भी देख लेते हैं। क्लियरली इस लाइन का जो स्लोप होगा वो -3 होगा, यानी कि नेगेटिव स्लोप का लाइन होगा, ठीक है भाई। और जब y 0 रखेंगे तो x कितना होगा, x कितना होगा 5/3, 5/3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, इस इधर से कहीं से क्रॉस करेगा, ठीक है, यहां से। नाउ अब देखिए एक चीज और, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन को जो है ना, देखिए मैंने थोड़ा सा फिगर जो है ना, इस लाइन को पास करना चाहिए था थोड़ा, यहाँ से थोड़ा सा टाइम मैं ले लूँगा इसमें, ठीक है। मैं फिर से फिगर बनाना चाहूँगा और मैं क्वेश्चन को इरेज करना चाहूँगा, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए। मेरे पास प्रॉब्लम लिखा हुआ है, आप प्रॉब्लम पहले लिख लीजिए फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। इरेज करता हूँ इसको मैं, अब ठीक है, अब मेरे पास जगह है, अब अच्छे से मैं कर सकता हूं। x y, ठीक है, ये आपका ऑरिजिन हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये 1, ये 1, ये 3, ये 3,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ये मान लेते हैं पॉइंट -5 है, और ये है मेरा सबसे पहले ऑरिजिन से जो लाइन है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, P और Q। कोई दिक्कत अब नहीं है। नाउ हमारा जो L लाइन है वो कौन सा है? L यही OQ है, क्योंकि कह रहा है कि a straight line L through the origin meets these two lines, so OPQ is the line L। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है कि जो P से एक लाइन खींचा गया है और P से जो लाइन खींचा गया है वो किसके पैरेलल है? तो 2x - y = 5 जो लाइन है इसके पैरेलल है। इस लाइन का स्लोप 2 है, पॉजिटिव है, y 0 रखेंगे तो x 5/2 आएगा। x 5/2 यहां 2 है, तो यहां पे कहीं पे 5/2 इस जगह पे आएगा, तो यहां से होके ये लाइन इस तरह से क्रॉस करेगा। ठीक है, इस तरह से, थोड़ा सा इधर चला गया, इस तरह से यहां पे 5/2 को रख देते हैं। ठीक है, 5/2 को यहां पे रख देते हैं, तो 5/2 से कट करता हुआ जाएगा। ये कौन सा लाइन है? 2x - y = 5। अब इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन खींचा गया P से, ये है L1, और Q से भी एक लाइन खींचा गया, किसके पैरेलल? वो इस वाले लाइन के पैरेलल। कहां गया? हाँ, 3x + y = 5 जो लाइन है इसके पैरेलल। इस लाइन का स्लोप -3 है ऑफ कोर्स, और ये लाइन जब हम y को 0 रखेंगे तो x = 5/3 आएगा। जब x को 0 रखेंगे तो y = 5 आएगा। ठीक है ना, y = 5 आएगा। हाँ, जब x को 0 रखेंगे तो y = 5 आएगा। तो मान लेते हैं कि यहां पे कहीं 5 है, और 5/3, x 5/3 यानी कि यहां पे इस जगह से होते हुए कहीं से ये जाएगा। चलिए भाई, मुझे लग रहा है कि कलर्ड करना थोड़ा सा जरूरी हो गया है यहां पे। चलिए यहां से खींचते हैं। लीजिए भाई, छोड़िए, इसी से बनाता हूं। ठीक है, ये लाइन है मेरा 3x + y = 5। सही है, 3x + y = 5। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा गया Q से। चलिए खींचते हैं। ये L2 है, और दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? यहां पे, इस पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट R। ठीक है, ये पॉइंट है पॉइंट R। चलिए ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि जो R का लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, L जैसे जैसे वैरी करेगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या हम P और Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q? और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? अगर हम P और Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? बताइए मुझे। P और Q का कोऑर्डिनेट्स यहां पे हमें फाइंड करना है सबसे पहले, तो किस तरह से P और Q का कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेंगे? सबसे पहले तो एक काम करिए, और वो काम ये करिए, अब इतना तो पता है कि R क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो अगर हमें L1 और L2 का इक्वेशन मिल गया तो उसको सॉल्व करके तो हम कर सकते हैं ना। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से जो x और y का वैल्यू आएगा वही R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लाइन L1 है यानी कि OQ या OP, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन टू लाइन L
माफ करिएगा, ये लाइन L है, ठीक है। L is y is equal to mx where m is the slope of this line OQ. mx minus y is equal to 0, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब P जो है, P यानी कि ये जो लाइन L है, इसका नाम आप लाइन L दे दीजिए, ठीक है। ये जो लाइन L है, डेफिनेटली ये लाइन और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला लाइन P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 बाई m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। P का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, याद रखिए। तो P का x कोऑर्डिनेट इसी को इसमें या इसमें, दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई m प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई m प्लस 1, m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू m बाई m प्लस 1। सो coordinates of P is equal to 1 by m plus 1 and m by m plus 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम P Q का कोऑर्डिनेट्स उसी तरह निकाल सकते हैं? क्यों उसी तरह निकाल सकते हैं, देखिए क्यों। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, क्लियर हो गया। चलिए यहां तक पहले करिए। चलिए नीचे देखते हैं। ऑल्सो जो L का इक्वेशन है वो यही है, mx माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो लाइन है, ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन और ये लाइन L यानी कि OPQ, Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम ये जो इक्वेशन है यानी कि ये वाला इक्वेशन और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करें और वहां से जो x और y आए वही कोऑर्डिनेट होगा Q का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जोड़ दे रहे हैं दोनों को, ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस m। इसको आप इसमें या इसमें किसी में सब्स्टिट्यूट करिए, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारा, x 3 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देखिए प्लस y भी है, प्लस y इज इक्वल टू इतना, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 बाई m प्लस 1, 3m प्लस 3 माइनस 3 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 3m बाई m प्लस 1। सो q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इज इक्वल टू इसको थोड़ा छोटा कर दें, l, ये हो गया आपका 3 बाई 1 प्लस m एंड 3m बाई m प्लस 1। Q का कोऑर्डिनेट आ गया और P का भी कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना कर लिया आपने, इरेज कर रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें P का कोऑर्डिनेट मिल गया है, P का कोऑर्डिनेट मिल गया है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, L1 किस लाइन के पैरेलल है, इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो L1 का स्लोप हमें पता है कि नहीं है, L1 का स्लोप वही होगा जो इस लाइन का स्लोप है, क्योंकि ये लाइन और L1 पैरेलल है और पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा बराबर होते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना है, 2 है, तो L1 का भी 2 है और L1 इस पॉइंट P से होके पास कर रहा है, यानी कि इस वाले पॉइंट से होके पास कर रहा है। तो इक्वेशन टू L1 इज व्हाट, इक्वेशन टू L1 इज व्हाट भाई साहब, इक्वेशन टू L1 इज y माइनस m बाई 1 प्लस m इज इक्वल टू 2 जो स्लोप है इनटू x माइनस 1 बाई m प्लस
1। सॉल्व कर सकते हैं इसको, सॉल्व कर सकते हैं इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। y माइनस, इस पूरे इक्वेशन को ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और m का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों m का वैल्यू निकालेंगे? अब देखिए, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए r का लोकस, r का लोकस, ठीक है, r का लोकस हमें चाहिए। गुड। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं थोड़ा सॉल्व करके कि हमें क्या मिलता है, ठीक है, डिटेल में पहले सॉल्व करते हैं। y माइनस एम बाई 1 प्लस एम इज इक्वल टू 2x माइनस 2 बाई एम प्लस 1। 2x और y को एक तरफ लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बाई एम प्लस 1 माइनस m बाई 1 प्लस एम इज इक्वल टू 2 माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम, ठीक है। इसको इरेज करूं, ठीक है, इसलिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एम बाई 1 प्लस एम, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन टू लाइन L1। गुड। ऑल्सो इक्वेशन टू L2 इज व्हाट? L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? L2 का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा हमारा? बड़ा आसान है। L2 का जो इक्वेशन होगा हमारा वो इसी तरह से हम निकालेंगे तो आएगा y माइनस, क्योंकि L2 का स्लोप सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, L2 का स्लोप वही होगा जो इस लाइन का, कहा गया, इस वाले लाइन का हो रहा है, ये लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो L2 का स्लोप होगा -3, ठीक है, और L2 इस Q पॉइंट से होके पास कर रहा है, तो y माइनस 3m बाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू -3 इंटू x माइनस 3 बाई 1 प्लस एम, ठीक है। y इसको इधर ले आते हैं, प्लस 3x इज इक्वल टू 3m बाई एम प्लस 1 प्लस 3 बाई 9 बाई 1 प्लस एम, हाँ ठीक है, प्लस 9 बाई 1 प्लस एम, दैट इज 3m प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम। इसलिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3m प्लस 9 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। ओके, r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? r का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो भी x और y का वैल्यू आएगा, तो डेफिनेटली यानी कि r का कोऑर्डिनेट x और y ही है, करेंट कोऑर्डिनेट c है r का, तो अगर यहां से m का निकाल लें x और y के फॉर्म में m का वैल्यू, और यहां से भी x और y के फॉर्म में m का वैल्यू निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर दें, तो हमें एक इक्वेशन तो मिलेगा x और y का। देख लेते हैं कि वो इक्वेशन क्या होगा। अगर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हुआ तो डेफिनेटली r का वही लोकस हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। अगर फर्स्ट डिग्री का नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, तो यहां से पहले m में हम निकालते हैं x और y से, x और y में m का वैल्यू निकालते हैं, उसी तरह यहां से x और y में m का वैल्यू निकालते हैं और दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। चलिए इरेज कर दूं ये सब कुछ, यहां पे इतना काम हमारा हो गया है। देखिए इसको भी मैंने इरेज कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, मुझे जगह चाहिए था, मैं क्या करूं। हमें दो इक्वेशन मिला, कौन कौन सा? एक तो है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एम बाई 1 प्लस एम, ये L1 का इक्वेशन है। L2 का इक्वेशन हमें मिला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3m प्लस 9 बाई 1 प्लस एम। अब इसको भी मैं इरेज करने जा रहा हूं, ये 1 है, इसको 2 आप मान लीजिए,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मिटाना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख दे रहा हूँ। आपको ये दोनों स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं जस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे याद रखना है सब कुछ, इसीलिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है। चलिए, ओके, फ्रॉम वन we get 2x minus y into 1 plus m is equal to 2 minus m। ठीक है, 2x plus 2xm minus ym is equal to 2 minus m। m वाले को एक तरफ ले आइए, 2xm माइनस ym और ये m इधर आएगा प्लस m, और बाकी सबको एक तरफ लेके जाते हैं, 2x y माइनस 2x और क्या क्या है, और यहाँ पे प्लस 2 पहले से है। ठीक है, m कॉमन लेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2x प्लस 2। यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, उसी तरह यहां से भी m का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, या इसी को यहां पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन m का वैल्यू निकाल लेते हैं तो और आसान होगा, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। चलिए, फ्रॉम 2 वी गेट 3x प्लस वाई इंटू 1 प्लस m, ठीक है, इज इक्वल टू 3m प्लस 9। ठीक है, m वाले को एक तरफ ले आते हैं, 3xm प्लस ym माइनस 3m इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस y, m इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस y डिवाइडेड बाई 3x प्लस y माइनस 3। 3x प्लस y माइनस 3, ये भी m का वैल्यू है, ये भी m का वैल्यू है। देयरफॉर y माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस y डिवाइडेड बाई 3x प्लस y माइनस 3। ठीक है, लेंदी हो रहा है ऑफ कोर्स, बट देखते हैं क्या होता है। y माइनस 2x प्लस 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, सारा कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं हुआ है ना? नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन जो है हमारा वो ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी मुझे तो नहीं दिख रही है अभी तक। चलिए, बट हाँ, ये लेंदी तो है, लेंदी तो ये है। एक बात बताइए मुझे, यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 3x प्लस वाई माइनस 9, लेकिन यहां माइनस 9 है ना, प्रॉब्लम ये है। तो माइनस कॉमन लेने से कोई फायदा है नहीं। तो कहाँ पे क्या किया जाए, चलिए पहले देखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा हो रहा है, यही थोड़ा सा। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन लंबा भी होगा तो देखना पड़ेगा।
3xy, ठीक है, 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 6x प्लस 6x प्लस 2y माइनस 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको करते हैं 18x माइनस 9y प्लस 9 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 3xy माइनस 3x माइनस 2xy प्लस y स्क्वेयर माइनस y। चलिए भाई देखते हैं क्या क्या पहले कट रहा है। प्लस 3xy इधर भी, प्लस 3xy इधर भी, माइनस 6x स्क्वेयर इधर भी, माइनस 6x स्क्वेयर इधर भी, माइनस 2xy इधर भी, माइनस 2xy इधर भी, प्लस y स्क्वेयर इधर भी, प्लस y स्क्वेयर इधर भी। हमारा तो इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। सेकेंड डिग्री का तो सारा खत्म, बस फर्स्ट डिग्री का ही बचा है। और क्या क्या कटेगा देख लेते हैं पहले। चलिए इधर पहले जो भी है उसको लिख लेते हैं। 6x प्लस 6x, एक बार और मैं थोड़ा सा देख लूँ मल्टीप्लाई करके, 3xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस 6x प्लस 6x, ठीक है। अब देखिए 6x और 6x 12x माइनस 3y प्लस 2y माइनस y और माइनस 6, इधर से क्या बचा 18x और माइनस 3x 15x, और क्या बचा 9y, y वाला तो इधर और कुछ बचा ही नहीं है। y का टर्म में एक तो यहाँ पे y आना चाहिए था, एक तो यहाँ पे y आएगा और एक यहाँ पे y आएगा, दो ही y इधर आएगा। और इधर कितना y आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, दो ही y आ रहा है, तो एक और y कहाँ पे गया, माइनस 9y है और एक माइनस y, हाँ ठीक तो है, ये रहा, यहीं पे है और मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए थोड़ा सा मुझे आदत सुधारना होगा, मैं y और 4 को ऐसे लिखता हूँ ना जैसा कि एक ही जैसा होता है। चलिए माइनस 9y और माइनस y माइनस 10y, ठीक है, x का काम खत्म, y का काम खत्म, बचा क्या सिर्फ 9, क्या बचा प्लस 9, एक तरफ लिखते हैं, 15 में से 12 गया तो 3x, माइनस 10y में प्लस y जोड़ेंगे तो माइनस 9y, और 9 और 6 को जोड़ेंगे तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 को कॉमन लेके एक तरफ भेज दीजिए या रहने भी दीजिए। अब ये फर्स्ट डिग्री इन x एंड y में एक इक्वेशन है। डेफिनेटली r का लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों r का लोकस ये होगा, देखिए इसलिए होगा कि इन दोनों इक्वेशन से हमने इसको बनाया है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r का मिलेगा। डेफिनेटली r का भी कोऑर्डिनेट यही x और y है। दोनों को जब मिक्स करके, हम दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, यही करेंट कोऑर्डिनेट होगा r के लिए, x और y, यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट r, ठीक है। l जैसे जैसे वेरी करेगा r का इक्वेशन इसी तरह से होगा, x और y r के लिए इसी तरह से वेरी करेगा। सो यस, दिस प्रूव्स दिस दैट द लोकस ऑफ r इज अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए द लोकस ऑफ r इज ए स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। जब मैं पहली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो मुझे बहुत टाइम लगा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरह से क्या करना है, बट प्रैक्टिस करते 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 आदत हो गई ऐसे प्रॉब्लम्स बनाने की, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक इट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और इसी तरह के प्रॉब्लम एडवांस में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब मैंने कहा था कि कम से कम 50-55 प्रॉब्लम करवाऊंगा, वो मैं करवा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं स्ट्रेट लाइंस में अब जिनमें हमें डिफरेंशियल कैलकुलस का भी यूज़ है
और बाकी कुछ टॉपिक्स का यूज़ है जो कि अभी मैंने नहीं कराया है आपको, तो जब वो सब करा दूंगा तो वो भी प्रॉब्लम इंक्लूड कर लेंगे। तब तक के लिए अब जैसे जैसे मुझे प्रॉब्लम और मिलते जाएंगे, सिर्फ जेई से ही नहीं और भी अच्छे टेक्स्ट बुक से या ओलंपियाड से या और कहीं से, तो उस तरह से मैं प्रॉब्लम आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्लास जो है यही 3 मुझे आपको स्ट्रेट लाइन में बताना था, जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड, जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो फिलहाल के लिए प्रॉब्लम क्लास स्ट्रेट लाइन से हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब दूसरा टॉपिक कुछ हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब सर्कल शुरू करेंगे कुछ दिनों में, बट बिफोर दैट जैसा मैंने कहा था अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री को रिज्यूम करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अब खत्म करना है हमें सिलेबस, राइट। और एक चीज और अंत में कि प्लीज जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना करें, बट जो भी देख रहे हैं, जो भी जिनको अच्छा लग रहा है एटलीस्ट वो लाइक करें, जिनको नहीं लग रहा है एटलीस्ट वो डिसलाइक करें, ताकि मेरा जो रीच है थोड़ा सा इंक्रीज हो। क्योंकि काफ़ी दिन से मैं लगभग 8 या 9 महीने से करवा रहा हूँ और ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट मुझे उतना नहीं मिल रहा है रीच नहीं होने के कारण। सो प्लीज़ ट्राई टू डिसलाइक और लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ताकि थोड़ा रीच मुझे प्राप्त हो, बाकी जैसी आपकी इच्छा। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।